नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो हमलावर मुर्तजा था वो इंटेलिजेंस के रडार पर आ चुका था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। रडार पर आने से ही जल्दबाजी में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। 13 फरवरी को एटीएस को मुर्तजा के बारे में इनपुट मिला था और इनपुट मिलने के बाद मुर्तजा पर शक गहरा हुआ था, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी और आनन फानन में ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। गोरखनाथ मंदिर के बाहर खड़े पुलिस कर्मियों पर हमला किया मुर्तजा ने और जिसके बाद अब लगातार पुलिस जांच के साथ साथ पूछताछ भी मुर्तजा से कर रही है और कहीं ना कहीं आतंकी टेरर को की बात भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पहले ही इंटेलिजेंस को इनपुट मिल चुके थे कि मुर्तजा नाम का ये जो शख्स है ये किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है और शक भी था। पूरा इनपुट जब मिले थे इंटेलिजेंस को, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उस डर की वजह से ही मुर्तजा ने इस घटना को अंजाम दिया। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इंटेलिजेंस के रडार पर पहले से ही था ये मुर्तजा, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं रडार पर था, इंटेलिजेंस के रडार पर था, इसीलिए इसने जल्दबाजी में हमला कर दिया और इस घटना को अंजाम दे दिया। कहीं ना कहीं काफी चीजें इसके मामले अब धीमे धीमे हर पर दर पर खुलती जा रही है। सबसे पहले जिसकी जो पहली पत्नी है उसका साफ कहना है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, पूछताछ में उसने साफ बताया है कि ये लगातार जिहादी टाइप के वीडियो देखता था और कहीं ना कहीं इस तरीके के वीडियो देखता था। कहीं ना कहीं ये ऐसी मानसिकता का व्यक्ति है और अब धीमे धीमे पर दर पर चीजें खुल रही हैं। इसके जो संबंध है कहीं ना कहीं अब एक चीज और है, पुलिस ने अपनी जो जांच है उसको डी कनेक्शन की तरफ भी जोड़ दिया। डी और टेरर और विदेश से इसके संबंध तीन फैक्टर लेके अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये कहीं ना कहीं दर पर चीजें खुलती जा रही हैं और कहीं ना कहीं क्या किसी संगठन के साथ जुड़ा रहा है मुर्तजा? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिस तरीके से इसके लैपटॉप और कंप्यूटर की जांच की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इसके लगातार ये ऐसे वीडियोस देखता था, ऐसे आर्टिकल देखते थे, ऐसी किताबें पढ़ता था, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस अभी कुछ बोलने को नहीं तैयार है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी संगठन से जुड़ा है। क्या है ये सब दर पर चीजें खुलेंगी। ये पहले मुंबई में रहता था, अभी मुंबई में रहता था। 3 साल पहले इसके घर वालों ने मकान वहां बेच दिया। उसके बाद फिर ये कुछ दिन बाद फिर नेपाल चला जाता है, उसके बाद फिर ये दिल्ली चला जाता है। कहीं ना कहीं ये केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी का छात्र रहा है और इसको काफी चीजें अच्छी जानकारी है, कंप्यूटर से लैपटॉप तक की। और जो ये साहित्य पढ़ता था वो कहीं ना कहीं देश विरोधी साहित्य थे, ऐसे साहित्य ये पढ़ता था लैपटॉप में। जी सिद्धार्थ, इसके पहले ये भी जानकारी मिली थी कि उर्दू में साहित्य लिखी हुई किताब बरामद हुई मुर्तजा के पास से। तो क्या वाकई में इसका जो कनेक्शन है वो आतंकवाद से होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल, जो अभी एंगल है, सबसे पहला एंगल जो है वो पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि इसके संबंध किससे हैं। दूसरा ये कहीं ना कहीं अब एनआईए से भी लगातार सब संपर्क में है और मुंबई में इसके रहन सहन किसके साथ रहता था, किसके इसके संबंध है, इस चीज की जांच कर रही है। विदेश से इसमें इसके संबंध है, इस चीज की जांच रही है। जांच धीमे धीमे पर दर पर खुलेगी, तब चीजें सामने आएंगी। इसकी जो दूसरी शादी तय हुई थी वो जौनपुर में हुई है, उन रिश्तेदारों से भी पुलिस अब गहनता से पूछताछ कर रही है। जब पर दर पर चीजें खुलेंगी तब और चीजें साफ हो जाएगी। किस तरीके का व्यक्ति है, किस घटना और किन घटनाओं को अंजाम देना चाहता था, क्या रेकी करता था, कैसे। अब देखने वाली चीज होगी कि पुलिस और खुलासा कब करती है। जी सिद्धार्थ, चूंकि यूपी एटीएस मुंबई पहुंच चुकी है, वहां पर कई तरीके की जानकारी भी इकट्ठी की गई मुर्तजा के खिलाफ, लेकिन क्या कोई ठोस जानकारी मिल पा रही है मुंबई में? चूंकि मुंबई में ही रहता था और इंजीनियर का स्टूडेंट था, इसके बाद और क्या कोई जानकारी मिल पा रही है टीम के द्वारा? टीम ने कुछ बताया? देखिए, पुलिस अभी कुछ ऑन द कैमरा कुछ बोलने को नहीं तैयार है क्योंकि जांच चल रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो इसके संबंध कहीं ना कहीं किससे हैं, इनके संबंध किन लोगों से, ये देखने वाली चीज है। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और पुलिस को जल्दबाजी नहीं करना चाहती। हाँ, ये इतना जरूर है कि पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, इंटेलिजेंस को ये बड़ी सफलता है कि इसने ये
कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाई। ये बड़ी चीज है कहीं ना कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि कहाँ कहाँ रेकी किया, किन किन जगह गया, ये भी देखने वाली चीज होगी। और धार्मिक स्थल तो नहीं इसने रेकी की, इसके और साथी तो नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसकी मानसिकता है, जिस तरीके से किताबें पढ़ता था, कहीं ना कहीं इसकी जो पहली पत्नी, उसको कहना है कि रात भर लैपटॉप चलाता था और रात भर लैपटॉप पर ही काम करता था। और अब कहीं ना कहीं इसकी आदतों के कारण, इन्हीं सब कारणों से उसने उसको तलाक दे दिया था। जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं गोरखपुर में की ही, क्योंकि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार आतंकवाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, साथ ही आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला किया मुर्तजा नाम के इस व्यक्ति ने, उसका आतंकी टेरर जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने का आरोप है अहमद मुर्तजा पर। तो वहीं आपको बता दें कि मुर्तजा से आतंकी कनेक्शन पर सवाल पूछे गए। हालांकि जब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। आरोपी मुर्तजा कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि मुर्तजा की पहली पत्नी ने बताया कि किस तरीके से वो लैपटॉप पर काम किया करता था, रात रात भर लैपटॉप पर लगा रहता था, ट्रेनिंग ले रहा था। वो हाल के दिनों में ही उसे देखा गया कि वो देश विरोधी साहित्य पढ़ा करता था और वीडियोस भी कुछ इसी तरीके की देखता था जो कि देश विरोधी हुआ करती थी। और उर्दू में लिखा हुआ साहित्य बरामद हुआ है मुर्तजा के पास से। ये भी उस बात की ओर इशारा करता है कि आखिर किस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था वो। और इसी की पूछताछ के लिए 7 दिन के रिमांड में लिया गया है मुर्तजा को। और बार बार उससे जब सवाल पूछा जा रहा है तो हर सवाल का वो बार बार अलग अलग जवाब दे रहा है। इसलिए एटीएस की टीम कहीं ना कहीं अभी जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। और अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। जी हाँ, योगी सरकार में 12 जिलों के नाम बदलने की चर्चा जोरों पर है। मुस्लिम नाम वाले 12 जिलों के नाम बदलने की चर्चा जोरों पर है, जिसमें से आपको बता दें कि अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बदायूं का नाम बदला जाएगा। सुल्तानपुर, फिरोजाबाद का भी नाम बदला जाएगा। ये अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है। 12 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो कि मुस्लिम नाम पर हैं और अब इन नामों को बदला जाएगा। शाहजहांपुर का जिला भी इसमें शामिल है। शाहजहांपुर जिला का नाम भी बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। कुल 12 जिले ऐसे हैं जिनके नामों को बदलने की कवायद योगी सरकार में की जा रही है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, चूंकि ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, चूंकि चर्चाएं तेज हैं कि 12 जिलों के नाम बदले जाएंगे, कौन कौन से ऐसे जिले हैं और कब तक इस कवायद को तेज की जाएगी? आपको बताते हैं 12 जिले हैं जिनके नाम मुगल कालीन है, उनके नाम बदले जाएंगे, जल्द ही बदले जाएंगे। जो हमारे सूत्र बताते हैं जल्द ही इनके नाम बदले जाएंगे। जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पार्षद हैं, उन्होंने लगातार मांग की है कि इनके नाम बदल दिए जाए। इसमें सुल्तानपुर है, शाहजहांपुर है, अलीगढ़ है, ये मुख्य जिले हैं जिनके नाम बदले जाएंगे। अब देखने वाली चीज ये है कि कब नाम बदले जाते हैं और अब देखने वाली चीज ये है कि कब नामों को बदल दिया जाता है। सिद्धार्थ, इससे पहले भी देखा गया है कि योगी सरकार में कई जिलों के नाम बदले गए हैं और इसको लेकर के विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? जैसे ये खबर सामने आई, हालांकि अभी तुरंत ये खबर सामने आ रही है, लेकिन क्या इस बार भी विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर सकता है? ये अभी थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी हुई है। अब देखना यह है विपक्ष का क्या रुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पार्षद हैं, उनका कहना है कि इनके संबंध जिन हिस्टोरिकल चीजों से हैं उस पे नाम रख दिए जाएं, या फिर उनका कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे नाम रख दिए जाएं, जैसे स्टेशन हैं जो वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनके नामों को उन पर इनका नाम रख दिया जाए इन जिलों का। कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार मांग की है, पहले भी इसकी मांग की जा चुकी है। अब सरकार फिर से वापस आ गई है। अब देखना यह है कि कब इनका नाम बदल दिया जाता है। तो सिद्धार्थ, कोई जानकारी है किन जिलों का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? क्या उसकी भी लिस्ट तैयार कर ली गई है?
देखिए, अभी जो सूत्र बताते हैं, अभी केवल नाम जो है उनको बदलने की एक प्रक्रिया, मतलब नाम बदलने के लिए जिलों का चयन कर लिया गया। अब जल्द ही नाम सामने आ जाएंगे। लगभग अब इसमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद फिर देखना होगा कि क्या क्या नाम होंगे। जी जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के नामों को बदलने की कवायद है योगी सरकार की। अब देखना होगा कि इसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलनी है, क्या नाम रखे जाएंगे। इसके पहले भी कई जिलों के नाम योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बदले गए थे और एक बार फिर से 12 जिलों के नाम बदलने की चर्चा जोरों पर है। वहीं उत्तराखंड के लिए 162 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूंजीगत निवेश के लिए जारी किए गए हैं 162 करोड़ रुपए। पहले 365 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कुल 527 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है, ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के लिए एक राहत भरी खबर और खुशी की खबर कि वित्त मंत्रालय की तरफ से 162 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश के लिए जारी किए गए हैं और इससे पहले 365 करोड़ रुपए भी की राशि भी जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कुल 527 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। सीएम धामी ने, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात हुई, गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई और अब उत्तराखंड को ये एक सौगात के रूप में उत्तराखंड के लिए ये राशि जारी की गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक तोहफा लेकर के जरूर लौटेंगे। और अब देखने में आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सीएम धामी की ये जो मुलाकात है कहीं ना कहीं सफल भी बताई जा रही है। उत्तराखंड के लिए 162 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से मुकेश सहनी पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पिछले दिनों मत्स्यजीवी सहयोगी समितियों के कई मंत्री और अध्यक्ष उनसे मिलने आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि इन समितियों में आमतौर पर 2 पद होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और एक मंत्री के रूप में कार्य करता है। इसलिए उन्होंने अपने विभागीय बैठक में 2 पदों में से सिर्फ एक अध्यक्ष को बनाए रखने की मांग की थी। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने शराबबंदी कानून पर कैबिनेट के फैसले को बेहतर बताते हुए कहा था कि इसका असर दूरगामी होगा। बिल्कुल, उनका 15 मार्च का जो आदेश था कि एक प्रबंधक बैठेगा, सहकारिता में कहीं भी सरकारी अफसर की निर्णय का कोई नियम नहीं होता और जो 15 मार्च को उन्होंने यह निर्णय किया था कि प्रबंधक बैठेगा, वह नियम हर हालत में बदलना ही चाहिए। तो संजय जायसवाल ने निशाना साधा है मुकेश सहनी पर और एक बार फिर से बीजेपी ने मुकेश सहनी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका जो कार्यक्षेत्र है उसमें उनको ध्यान देना चाहिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस पर हमला करने वाला अपराधी अहमद मुर्ताज अब्बासी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं इस मामले पर आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी शातमा के पिता मुजफ्फरुल हक का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 2019 में हुई थी और उसके बाद वो वहाँ गई और उसके बाद ही फौरन हम लोगों ने डाइवोर्स ले ली थी उन लोगों की वजह से। क्या वजह क्या थी डाइवोर्स की? बस कोई घरेलू जो वजह थी, वो उनकी माँ हमारी बेटी को थोड़ा टाँचा वगैरह करती, परेशान करती थी, इसी वजह से हमने उनसे डाइवोर्स ले ली। तो मुर्तजा अब्बासी था, बाय नेचर कैसा था? ठीक है, नॉर्मल जैसा था, जैसे भाई केमिकल इंजीनियर था, सब हम लोग देख के तब की थी शादी। यहाँ आते जाते नहीं आए, एक मरतबा आया सिर्फ। मुर्तजा अब्बासी से मेरी बेटी की शादी 2019 में हुई थी और उसके बाद वो वहाँ गई और उसके बाद ही फौरन हम लोगों ने डाइवोर्स ले ली थी उन लोगों की वजह से।
क्या वजह क्या थी डिवोर्स की? बस कोई घरेलू जो वजह थी वो उनकी माँ हमारी बेटी को थोड़ा टॉर्चर वगैरह करती परेशान करती थी, इसी वजह से हमने उनसे डाइवोर्स ले ली। तो जो मुर्तज़ा अब्बासी था बाय नेचर कैसा था ये? ठीक है, नॉर्मल जैसा था, जैसे भाई केमिकल इंजीनियर था, सब हम लोग देख के तब की थी शायद। नहीं आए। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र रढ़िया घाट पर अवैध खनन का काला खेल लगातार जारी है। बालू माफिया अब रात के अंधेरों में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में धड़ल्ले से बालू चोरी कर बेच रहे हैं। इस पर जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस मुद्दे पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफी कार्रवाई की गई थी और आगे भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। अवैध खनन का ये काला खेल जिस तरीके से लंबे समय से चल रहा है, अब इस पर देखना होगा कि किस तरीके से लगाम लगता है, क्योंकि दिन दहाड़े बालू की चोरी हुआ करती थी, लेकिन हो रही है। पहले रात के अंधेरे में ये चोरियां हुआ करती थी, लेकिन अब दिन दहाड़े जो चोरियां हो रही हैं, अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध बालू चोरी की जा रही है, बेचा जा रहा है। ये जो माफिया है, पूरा गैंग है, अब इस पर सख्त एक्शन लेने की बात की जा रही है। मेरे द्वारा जो है परसों भी गाड़ी पकड़ी गई है और आगे भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। कहीं भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है और कई थाना अंतर्गत ऐसा सूचना प्राप्त होती है, हम लोग उस पर अभी आगे भी एक्शन प्लान तैयार करके अलग हम लोग सुनियोजित ढंग से इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा तो सूचना प्राप्त नहीं है, और अगर अवैध हो रहा है, बिल्कुल हम लोग एक संयुक्त रूप से जाँच कमेटी बना करके कार्रवाई। देवरिया के लार थाना क्षेत्र के मेहरोना गांव के पास गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं देवरिया की, जहां पर गेहूं के खेत में ये भीषण आग लगी और इस भीषण आग की लपटें ये बयां कर रही हैं कि, और ये काले धुएं के गुब्बार भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि देर में पहुंची और तब तक ग्रामीणों ने ही आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड विभाग पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब उन्हें सूचना दी गई तो मौके पर वो तुरंत क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि इस दौरान ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने ही किसी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की। रोहतास के आकाशी गांव के बधार में अचानक आग लगने से खेत में आग लग गई, जिससे कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे, जिससे सारी फसल जलकर नष्ट हो गई। ये तस्वीर देखिए, जहां गेहूं की फसल में ये आग लगा, लेकिन आग की चपेट में आने से जो नुकसान हुआ किसानों को, वो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि किसानों ने पूरी कोशिश की कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन चूंकि गेहूं का ये खेत था तो आग भीषण लगती आगे की ओर बढ़ती गई आग की चपेट। और अब रुक कर लेते हैं अयोध्या की इस खबर पर, जहां पर फ्लाईओवर पर प्राइवेट बस पलट गई। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, साथ ही राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिसमें से कई घायल हुए हैं, तो वहीं 3 की मौत हुई है। ये राजस्थान नंबर की बस थी, ये दिल्ली से बासी जा रही थी सिद्धार्थनगर के लिए। इसमें ज़्यादातर पैसेंजर जो बस्ती और सिद्धार्थनगर के थे, और जैसा कि आपको एसएसपी साहब ने बताया कि 3 डेथ हुए हैं और 11 घायल थे। उसमें 1 घायल को रेफर किया गया है केजीएमसी, और 10 का यहाँ इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में, और ये लोग ठीक होने की स्थिति में है लगभग। और यहाँ पे एएलएस वगैरह भी सब लगा हुआ था, और सब व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, और सभी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है यहाँ पे। दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की है, और थाना कैंट क्षेत्र में मुमताज नगर के पास जो फ्लाईओवर है, वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई, जो अभी तक
प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर है उनसे बातचीत में जो पता चला है, उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो भागलपुर की सड़कों पर आए दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। उसी क्रम में NH 80 पर एक युवती जबरदस्ती एक शादीशुदा युवक से शादी के लिए जबरदस्ती करती हुई नजर आई। युवती लगातार युवक से शादी करने की जिद कर रही थी। वहीं युवती की मां का कहना है कि लड़का मिथुन कुमार उनकी भतीजी का देवर है, जो उनके घर आकर महीनों तक रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले वो कमाने के लिए गुजरात चला गया, जहां उसने शादी कर ली। मां का कहना है कि लड़के ने उनकी बेटी को धोखा दिया। समस्या कुछ भैया ये छै नी हमरा भतीजी देवर होले यहाँ जे छै न हमरा बेटी के शादी नहीं लागल के 6 साल से हमरा कना आबै रह जा रहे बोले बोले आबै जा रहे लागलो है तो सब गर्मी है ट्रांसफर मर देने तक चुप रहने भी बोले जे बोलत ना तोरो गार्जियन अभी बोले ने तो गेलै ना अभी हम रुके बहुत वाल लड़की शादी करने रे गांव में पेनु सा वो ओकरा से यहाँ करी लेलकै गुजरात में। हां हमरा बेटी का अभी रिकॉर्ड 2000 होता रिकॉर्ड। कन्नौज के कोतवाली इलाके के तीरवा क्रॉसिंग पर स्थित बैटरी की दुकान में घुसकर दबंगों ने दुकानदार से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग डंडों से दुकानदार को पीट रहा है और बेबस दुकानदार कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद तीनों दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।